नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर द्वारका में सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया है और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया। माता की, भारत माता की। साथियों, दिल्ली में वोटिंग होने में अब बस 5 दिन बचे हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में भाजपा के उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए हैं। हम सभी दिल्ली के लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। दिल वालों की दिल्ली ने ठान लिया है। आपदा वालों को भगाना है। इस बार भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाना है। साथियों, जब भी द्वारका आता हूं, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात में द्वारिका की सेवा का मौका मिला और यहां दिल्ली में द्वारका की सेवा का भी अवसर मिला है। भाजपा दिल्ली को जितना आधुनिक बनाना चाहती है, उसकी एक झलक यहां द्वारका में दिखती है। केंद्र सरकार ने यहां भव्य यशोभूमि का निर्माण कराया। यशोभूमि की वजह से यहां द्वारका के, दिल्ली के हजारों नौजवानों को किसी न किसी तरह का रोजगार मिला है। इससे यहां लोगों का बिजनेस बढ़ा है। यशोभूमि के बाद यहां रियल एस्टेट बाजार में भी जबरदस्त उछाल आया है। साथियों, आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्मार्ट शहर होगा। यहां पूरी दुनिया से लोग आएंगे। टूरिज्म, व्यापार, कारोबार, सब कुछ फलेगा, फूलेगा। यहां केंद्र की भाजपा सरकार जो भारत वंदना पार्क बना रही है, ये भी पूरे देश के लिए एक मॉडल होने वाला है। विकसित भारत की राजधानी ऐसी ही होनी चाहिए। पूरी दिल्ली में ऐसा ही विकास होना चाहिए। दिल्ली शहर ही नहीं, दिल्ली देहात के गांव भी देश के गांव के लिए मॉडल बने, ऐसा विकास भाजपा करेगी। और इसी विश्वास के साथ आज दिल्ली
एक सुर में कह रही है, अब की बार, अब की बार, अब की बार। साथियों, दिल्ली को केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। आपने पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर दिल्ली पर आपदा वालों ने कब्जा कर लिया। आपने मुझे देश की सेवा करने का बार बार अवसर दिया है। अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की सेवा करने का भी मौका दें। मैं गारंटी देता हूं, दिल्ली के विकास में भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। साथियों, बीते 11 साल में आपदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी और बर्बाद होती जाएगी। दिल्ली वासियों, दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसे लेकर पुलिस अधिकारी और प्रशासन भी अलर्ट है। आपको बताते चले कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि अयोध्या से हैं, जहां पर महाकुंभ में स्नान के बाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महाकुंभ के बाद रामनगरी में लगातार आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने खुद राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, सरयू के घाट हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर उतरे भी। अयोध्या के सरयू घाट पर शाम की आरती की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अयोध्या से हैं, जहां पर सरयू घाट की आरती की गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और यहां पर सरयू घाट की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सीधे अयोध्या से हैं, जहां पर घाट पर शाम की आरती की गई है और साथ ही सरयू घाट पर आरती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार ने प्रयागराज में बसंत पंचमी को होने वाले स्नान के लिए 4 एसपी और 3 एएसपी की तैनाती की है। कहा यह भी जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद में सरकार अतिरिक्त
सतर्क हो गई है। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद प्रदेश सरकार बसंत पंचमी को होने वाले स्नान के लिए सतर्क हो गई है और शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए 4 एसपी और 3 एएसपी को महाकुंभ के लिए प्रयागराज भेज दिया है। इन अफसरों में दीपेंद्र नाथ चौधरी, लक्ष्मी निवास मिश्र, राजधारी चौरसिया और श्रवण कुमार सिंह शामिल हैं। इसके अलावा एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी और ओम प्रकाश सिंह और प्रवीण कुमार यादव को भी महाकुंभ भेजा गया है। महाकुंभ नगर में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कुंभ मेले के ट्रैफिक मूवमेंट, सुरक्षा और भीड़ के प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने और पूर्व में हुई गलतियों के सुधार के लिए विचार मंथन करने को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल की अध्यक्षता में पुलिस एवं प्रशासनिक जोनल सेक्टर अधिकारियों की संयुक्त समन्वय समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। इस संयुक्त समीक्षा बैठक में बीते स्नान पर्वों में ट्रैफिक मूवमेंट, बैरिकेडिंग और साथ ही भीड़ प्रबंधन में आई समस्याओं को चिन्हित करके उनका निराकरण करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अपने सेक्टरों के रूट वाइज ट्रैफिक प्लान पर समन्वय स्थापित कर उस प्लान पर ज्वाइंट सिग्नेचर कर प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आगामी स्नान पर्वों पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन न रहे। साथ ही बैठक में ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का स्नान 2 फरवरी से ही प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए सभी संबंधित अधिकारी 1 फरवरी से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की तैयारी कर लें। जिन मार्गों में भीड़ अत्यधिक होने की संभावना है, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित कराएं। महाकुंभ नगर में मौनी अमावस्या स्नान पर हुए हादसे की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने शुक्रवार को प्रयागराज में अधिकारियों के साथ में पहली बैठक की है। बैठक के बाद आयोग ने संगमनोज के निकट घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने भी कहा कि घटनास्थल की टोपोग्राफी और परिस्थितियों का अध्ययन किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। तो महाकुंभ में जम्मू कश्मीर से एमएलए पहुंचे, आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम यहाँ प्रयागराज की पवित्र भूमि पर हैं और मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ यूपी पुलिस के हमारे कर्मठ अधिकारी गोपाल सिंह साहब का। इन्होंने जो व्यवस्थाएं यहाँ पुलिस के माध्यम से प्रयागराज महाकुंभ में की हैं, मैं इनका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। निःशुल्क मोटर बाइकर्स की सेवा, देखिए ये यूपी पुलिस और मैं माननीय निशांत मिश्रा जी जो कि एक नौजवान है प्रयागराज में, अपने सैकड़ों नौजवानों को लेकर यहाँ यूपी पुलिस के सहयोग से यहाँ जो बाहर से आने वाले बुजुर्ग लोग हैं, माताएं, बुजुर्ग, उनको गंगा जी के घाट तक पहुंचाने में निशांत मिश्रा जी और इनके साथी जो प्रयास कर रहे हैं, मैं निशांत जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और गोपाल सिंह जी जो पुलिस के अधिकारी हैं, इनका भी साधुवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं आपकी सेवाओं को। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज महाकुंभ 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु रवि व्योम शंकर झा ने मौनी अमावस्या पर विश्व रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि उन्होंने 1 घंटा 51 मिनट में 1008 डुबकियां लगाई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि प्रयागराज के संगम से हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि संगम में योग गुरु रवि व्योम शंकर का ने एक रिकॉर्ड बनाया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर 1 घंटा 51 मिनट में 1008 डुबकियां लगाई हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश
जैन विद्या शोध संस्थान के 34वें राजस्थान दिवस के मौके पर जैन धर्म के प्रचार प्रसार और उपदेशों को जीवन में उतारने में सहयोग करने वाले जैन धर्म से जुड़ी 6 विभूतियों को सम्मानित करते हुए जैन धर्म प्राचीन धर्म है, उसके उपदेश लोकहित और लोक कल्याणकारी और मानवता को समार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए जैन दर्शन अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत पर आधारित है। इस धर्म के सभी तीर्थकारों ने मानव जीवन को आदर्श बनाने पर जोर दिया है। जैन विद्या संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान 34वां स्थापना दिवस कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है और 6 विभूतियों को सम्मानित भी किया है। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी सर्वे संसद के पटल पर प्रस्तुत किया और इकोनॉमी सर्वे के मुताबिक अगले वित्त वर्ष के लिए देश की जीडीपी 6.3%, 6.8% रहने का अनुमान जताया। इकोनॉमिक सर्वे दर्शाता है कि अगले वित्त वर्ष के दौरान भी सुस्ती छाई रहेगी। With your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. 1. The Economic Survey 2024-25. The Economic Survey 24-25 Statistical Appendix. Thank you. आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया, जिसे लेकर मुख्य अतिथि आर्थिक सलाहकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। Thank you and good afternoon everybody. Although we are almost at the end of the first month of the current calendar year, still 11 more months to go. I wish you all a very happy and healthy 2025 and I hope you had a good first month already. So we will go into the presentation on what the Economic Survey 24-25 is about. This is a presentation on the Economic Survey contents rather than on the state of the economy per se, although which will be there at towards the end of the presentation as well. The structure of today's presentation, we will cover the following issues: the changing global landscape and how India can rise the game for the new playing field. And in that segment, we will cover 4 areas, as you can see here: reform through deregulation, augmenting internal capacities for growth, the private sector's role in nation building, the energy transition the Indian way, state of the economy regaining momentum, and the growth outlook for FY26. The changing global landscape, we did cover that in the last survey as well. 2024 was the year of elections across the world. And most of us know that both qualitatively and in terms of quantitative dimensions, the world that existed between 1980 and you can choose the end point, some people would say 2008 or 2012, 16, etc. Roughly about 3 decades was the peak of globalization, hyper-globalization. As you can see in the statistics here, global exports went from 15% plus to 25%. Global FDI flows went from 0.5% of GDP to 3.75% of GDP. Global GDP itself rose 6 times in current prices. Extreme poverty came down because of faster growth in China and India. Internet penetration went from almost nothing to 23% as a share of world population. During this period, applied tariff rates across the world came down and the trade to GDP share went up. But clearly, you all know very well more than we do that this period has kind of ended. Even if we are not reversing very actively, we no longer are advancing along these dimensions. New import restrictions in every year were of the order of about 3,000 restrictions imposed by countries across the world. They have jumped to about 5,000 restrictions in the last 4 years. And
the key reason that is cited by countries in imposing restrictions is strategic competitiveness. I think that is the important theme that we have to internalize as a country, both in the policy space and in the private sector space. There is strategic competitiveness, so therefore efficiency considerations have given way to resilience and supply side security considerations. The value of trade covered under the new import restrictions was as low as $170 billion in 2014-15. Now it's more than $1 trillion, $1.3 trillion. So effectively, I think both import-export and investment flows are being looked at through the prism of strategic competition. And that is a new world which may be with us for quite some time to come, and therefore we need to get used to operating in this space. दिल्ली वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डेटा की तरफ से तेजी से संचालित हो रहे विश्व में अकाउंट ये सुनिश्चित करते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी न केवल सटीक हो। सरकारी प्रवक्ता द्वारा साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की गई है। फ्रांस में एआई समिट होने वाला है, जिसपे हम लोगों को फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से न्योता आया है प्रधानमंत्री के लिए। हम लोगों ने जैसे बताया कि न्योता को स्वीकार किया गया है, तो वहां पर जो एआई समिट में हमारे प्रधानमंत्री शामिल होंगे, उसके इस दौरे के बारे में विस्तृत जानकारी आपको जल्द ही प्रेस विज्ञप्ति के मामले से और उसके दिया जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2-4 दिन के बाद आपको और भी जानकारी इस पर प्राप्त होगी। Soumya, you had 2 questions. One was on the Havurana case. We would have seen that on 21st of January, the U.S. Supreme Court declined a petition from the accused. With that, all roads, it looks that his appeal in the matter has been dismissed. We are now working with the U.S. side on procedural issues for early extradition to India of the accused in the Mumbai terror attack. And Sir, I have some information regarding few Indians missing in Iran. So if you have some more details about that, and also are we in touch with our Iranian friends? Thank you. Okay. Good afternoon, sir. I'm William from CNN Taiwan. I would love to ask you, after the DeepSeek already shocked the world, and a few days ago the IT department, Minister of IT Department, they talked that India is already running our own AI model. So what do you think any corroboration between India and Taiwan can do? Smita. एक फरवरी को आम बजट पेश होना है। सरकार इस बार के बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। आम आदमी और दूसरे सेक्टर्स की तरह टेक इंडस्ट्री को भी इस बजट से उम्मीदें हैं। बजट 2025 को लेकर टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रमुखों ने भी अपनी उम्मीदों को शेयर किया है। दुनिया भर में एआई की रेस चल रही है और ऐसे में सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करने के लिए बजट में अलग से ऐलान कर सकती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी बजट 2025 में कुछ राहतों का भी ऐलान हो सकता है। तमाम कंपनियों का बजट से काफी उम्मीद है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को विचलित